हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य फोकस और फोकस दूरी। जैसे कि हम लोग अपना पिछला लेक्चर में क्या पढ़े थे, एक गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। उसमें बहुत सारे गोलीय दर्पण में पद आए थे, जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव इत्यादि ये सब आए हुए थे। लेकिन अब उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मुख्य फोकस और फोकस दूरी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये ना हो कि मुख्य फोकस और फोकस दूरी एक ही है, ये दोनों अलग हैं। अब इनको हम पढ़ने वाले हैं तो कहीं ना कहीं किस दर्पण में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न बन जाता है। अब हम कहें कि गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण कब प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक हमारे हो जाएंगे अवतल और एक क्या हो जाएंगे उत्तल। तो हम मुख्य फोकस और फोकस दूरी एक बार अवतल में पढ़ें और एक बार किस में पढ़ें, उत्तल में। तो चलिए हम सबसे पहले किस में स्टार्ट करते हैं, अवतल में। तो हमें हेडिंग डाल लेना चाहिए, क्या हम अवतल में पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे हेडिंग डाल देते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इसका मतलब कि अब हम जो मुख्य फोकस और फोकस दूरी पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में। तो मुख्य फोकस अभी क्या होता है, चलिए पहले मुख्य फोकस पे बात करते हैं। मुख्य फोकस आप इसको चाहेंगे तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस आप लिख सकते हैं, हम इंग्लिश यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। अगर आपकी इच्छा होगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मुख्य फोकस क्या होता है, ऐसे कि हम मुख्य फोकस के साथ साथ फोकस दूरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम किस पर बात कर लेते हैं, मुख्य फोकस पर। और यह मुख्य फोकस किस पर हम पढ़ मतलब कि किस दर्पण में पढ़ने वाले हैं, तो वो हमारा क्या है, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का हम एक चित्र बनाएंगे और तब जाके मुख्य फोकस को समझेंगे। तो आइए हम चित्र बनाते हैं किसका, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण हमारा ऐसे बनेगा, बाहर इसका पेंट रहता है। दर्पण का अगर नाम लेना है तो ले लीजिए क्या, डैश। अब इस दर्पण का अपना कुछ पद होंगे, तो कौन कौन से पद होंगे, एक इसका हो जाता है क्या, मुख्य अक्ष। और उसके बाद जो कहें तो यहाँ पर इसका ध्रुव हो जाएगा P। और उसके बाद इसका क्या रहे, ये सेंटर मान लीजिए है, ओके। अब इन दोनों पदों से हम चीजों को समझ जाएंगे। ये मुख्य फोकस का मतलब क्या है। पहले नंबर ये समझिए कि ये जो हमारा दर्पण है इसका अपना खुद का नाम था क्या, अभिसारी। अभिसारी का मतलब इस दर्पण में ऐसा एक गुण है कि जब इसके मतलब ये जो मुख्य अक्ष है ना, इस मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब इस मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे समांतर दिख रहा है ना, तो इसके अक्ष के अगर समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो ये दर्पण करता क्या है, उनको एक बिंदु पर, मतलब इस किरणों को, जैसे मान लिया कि ये दो किरण जा रही है सपोज ऊपर, और ध्यान देना इस बात का कि इस मुख्य अक्ष क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। अभी दोनों किरणें अपना जा रही है और इस दर्पण से क्या होगी, टकराएगी। तो इस दर्पण में खूबी क्या है कि उन किरणों को एक बिंदु पर ले जाके अभिसरित कर देता है। अभिसरित माना कि एक बिंदु पर मिला देता है, और जहाँ मिलाएगा वहीं उसका क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। तो हम डिफिनेशन कैसे देंगे, पहले चित्र को बना के समझते हैं ना। तो चलिए देखिए, ये किरण जा रही है ऐसे, आप देख रहे हैं इसके मुख्य अक्ष के समांतर है। किरण को दिखाने के लिए एरो साइन दे देंगे ताकि इसे पता चले कि आगे की तरफ जा रही है। कोई कहेगा कि मुख्य अक्ष के सर ऊपर ही ले जाएंगे क्या, हमारा इच्छा है नीचे ले जाने से तो नहीं ले जाएंगे। तो देखिए आप नीचे से भी ले जा सकते हैं। अब हम कोई कसम थोड़ी खाएं कि नहीं ऊपर से ले जाना है, ये कोई मतलब हुआ है नहीं ना। हम चाहेंगे तो एक और ले लेंगे, एक और ले सकते हैं, ये मेरा मन है, हम अपने इच्छा से ले सकते हैं। आप भी कहेंगे सर हम भी ले लेते हैं, जैसा सर आप करेंगे वैसा हम करेंगे। वाह क्या बात है। अब देखिए ये तो प्रकाश की किरणें गई। अब इस दर्पण भैया का काम क्या है, इन किरणों को दर्पण जी झुकाएंगे। दर्पण जी क्या करेंगे, इन किरणों को एक बिंदु पर ले जाके झुकाएंगे यानी मिला देंगे।
अभी किरण का है कि हम पुष्पराज हैं, झुकेंगे नहीं, तब भाई यहाँ पर वो नियम लगने वाला नहीं है। ये दर्पण का है कि हम दर्पण राज हैं, हम झुकाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये भी एकदम टकरा के जाएंगे, एकदम एक बिंदु पर खचाक यहाँ आ गया, ये वो टकरा के जाएगा, वो कहाँ एक बिंदु पर। समझ पा रहे हैं क्या? ऐसे एरो का चिन्ह दिखा दीजिए इस तरह से, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ऐसे, ठीक है। इधर वाला जाएगा, इसको कहेंगे टकरा के जाइए, यहाँ पर चला गया, हाई हो जाएंगे टकरा कर, ऐसे एरो का चिन्ह दिखा दीजिए ताकि पता चले कि ये गई है और टकरा कर आ गई है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर मिली कि नहीं मिली, इन सभी को एक पॉइंट पर मिलना ही अभिसरित कहलाता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मिल रही है यही हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। तो यहाँ से हम इस फिगर को देखकर इस मुख्य फोकस का डिफिनेशन निर्माण कर लेंगे कि किसमें बताना है, अवतल दर्पण में। तो बोलना शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, समझ रहे हैं ना, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मतलब आने वाली किरणें, ठीक है, आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, यानी ये मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मिलती है, क्या ये प्रतीत हो रही है कि वास्तविक में मिल रही है? तो हमें देखने से तो लग रहा है कि ये किरणें वास्तविक में मिल रही है। तो मिलती है तो वही दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। और इसका संकेत जो होता है बड़ा एफ होता है, कैपिटल एफ। मुख्य फोकस का संकेत अगर कहा जाए कि क्या होता है तो कैपिटल एफ। कहेंगे सर डिफिनेशन तो ऐसे लिख नहीं पाएंगे जैसे आप बताए हैं, समझ लिए कि नहीं समझ लिए? चलिए अब लिखने वाला डिफिनेशन बताएं कि आप उसी लेवल का लिख लीजिएगा। मेन देखिए सीखना जरूरी है, सीखेंगे तो आप एग्जाम में अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अब हम मान लीजिए बताएं क और आप भी लिखेंगे क, थोड़ा भी आप कुछ तो अपना माइंड का प्रयोग करेंगे, इसीलिए मेन जरूरी है समझना। एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो तुरंत वहाँ पर मेरा दिमाग घूम जाता है, जो भी हम याद करके गए रहते हैं भूल जाते हैं। अगर कहीं समझ गए हैं तो हमारे माइंड में फिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जानने में और समझने में थोड़ा सा ध्यान ही देना है। डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। किसका मुख्य फोकस? तो अवतल दर्पण का। अब नाम नहीं लेंगे कि अवतल दर्पण कहते हैं ना, मुख्य फोकस कहते हैं। और अब हम आगे लिखेंगे मुख्य फोकस को F से सूचित करते हैं। मुख्य फोकस को किससे सूचित करते हैं? F से। इस तरह से हमारा मुख्य फोकस का डिफिनेशन और उसका संकेत हमारा समझ गए। अब एक नोट में बातें लिखना चाहेंगे। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में हमारा क्वेश्चन बनता है, फाइनल जब परीक्षा हम 10th के देते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है। अब ऑप्शन हमारा ऐसे आ जाएगा, जानते हैं क्वेश्चन कैसे देगा? मान लीजिए हम अपना विचार बता रहे हैं, लिख देगा कि अवतल दर्पण का फोकस होता है, ऑप्शन में दे देगा वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम अपने डिफिनेशन के आधार पे क्या मारेंगे, हमारा चित्र क्या दिखा रहा है? वास्तविक, तो हमारा आंसर वास्तविक में हो जाएगा। समझे? तो इस बात को हम नोट करके लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। हमसे अगर पूछा जाए कि बताइए अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वास्तविक होते हैं। अब ये देखना है कि ये वास्तविक है, ठीक है। अपना ये बताइए कि ये जो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है वो दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे है? तो चित्र तो एकदम बयां कर दे रहा है बातों को कि ये तो दर्पण के सामने है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है। समझे क्या? जो चीज़ें सामने है वो रियलिटी में वास्तविक है। हमारे भी यही मार्कर मेरे सामने है तो ये वास्तविक है। अब हमारा सपना में मार्कर आए
तो भैया वो काल्पनिक हो जाएगा। ट्रिक याद रखना है कि मुख्य फोकस दर्पण के सामने होती है और सामने वाली चीज़ हमारे लिए क्या होती है, वास्तविक। अब हमारे आंखों के सामने हो तो वास्तविक ही ना होगा। अब हम सपना में देखें या ख्वाबों में सोचें तो वो तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम मुख्य फोकस के बाद चलते हैं किसको लिखने, फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी भी हम इसी चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आइए इसको थोड़ा मिटा दें, ये मुख्य फोकस वाले बातों को मिटा दें। अब इसी चित्र पर समझेंगे। तो आप फोकस दूरी लिखकर डैश दे सकते हैं आप लोग। फोकस दूरी, फोकस दूरी ऐसे थोड़ा सा, अरे क्या लिख रहे हैं जी हम, ऐसे ना, हाँ फोकस दूरी। इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब कहेंगे सर एगो जगह के फोकस बोल रहे थे, वो फोकल बोल रहे हैं। तो पढ़ाई में कुछ चीज़ें होती है जो जैसा दिखती है वैसा नहीं होती। फोकल लेंथ इस तरह से लिखना चाहेंगे तो फोकल लेंथ। ऐसे मेरा लिखने का इच्छा कर नहीं रहा था, अब हमारा मेन पॉइंट इधर था इसीलिए समझा दे रहे हैं, ना तो पिछला वाला भी मीनिंग लिखे नहीं ना उसमें। तो आइए, हमको अब मीनिंग से उतना रिलेटेड नहीं करना है, लेकिन जीवन में तो ज़रूरी है ही, इसीलिए हम बोल दे रहे हैं। पीछे भी जितना भी पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें प्रयोग कर दे रहे हैं। आप अपना इच्छा हो तो लिखें या न लिखें। हमारा एग्जाम जो बिहार बोर्ड का है वो तो हिंदी को ही मान रहा है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी का मतलब देखिए क्या होता है। ये जो मुख्य फोकस है ना और ये जो ध्रुव है, इनके बीच की जो दूरी है वही हमारा क्या है, फोकस दूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है और ये मार्कर है, तो कोई पूछेगा कि बताइए इन मार्करों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो हो सकता है कि मार्कर के बीच की दूरी या मार्कर दूरी हो सकता है कि नहीं। जैसे दो नगरों के बीच की दूरी, दो नगर मान लीजिए कोई सपोज दो गांव हैं, उनके बीच की गांवों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर फोकस दूरी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये फोकस से क्या की जा रही है, मापी जा रही है, और फोकस ही इसका मेन मकसद था भैया इसमें। तो हम डिफिनेशन कैसे देंगे, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में अगर आप दर्शाना चाहेंगे तो आप दर्शा सकते हैं, कहाँ से, लगभग यहाँ से लेके और कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना, इसके बीच आप दिखाना चाहेंगे तो डॉट डॉट से दिखा देंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि इतना बीच की दूरी है। अब देखिए इसका संकेत का प्रयोग करना चाहेंगे फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी का जो संकेत होता है ये स्मॉल एफ होता है, छोटा वाला एफ। ये छोटा वाला एफ हमारा किसको सूचित करता है, फोकस दूरी को। अब कहेंगे सर वो बड़ा वाला एफ था, ये छोटा वाला एफ है। अब यहाँ कहीं कंफ्यूजन तो हमें नहीं होगा, ट्रिक समझिए, एक थोड़ा सा अपने लेवल में पारिवारिक समझिए। ये जो बड़ा एफ था, वो कह रहा है छोटा एफ, हाई समझिए बड़ा एफ फादर वाला एफ है, नहीं, फादर का मतलब जो हमारे पिताजी हैं, और हमारे ये एफ छोटा वाला को हम फूफा वाला एफ समझ लें। फूफा मतलब याद करने के लिए ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए अपने एक ट्रिक के तौर पर मन में कहीं भूला गए कि कौन किसे सूचित करते थे, तो याद आ जाएगा फादर यानी बड़ा होते हैं पिताजी। फूफा से हमारे पिता का पद बड़ा होता है, यानी बड़ा हुआ, तो समझिए कि मुख्य फोकस का हो गया। हाई छोटा फूफा जी हैं तो उनके बीच की क्या है, दूरी है। समझने के लिए बता रहे हैं, आपकी इच्छा है ना। अब आप कहेंगे सर क्या समझा रहे हैं, तो देखिए चीज़ें कि देखिए कभी कभी कुछ चीज़ों को याद करने के लिए ट्रिक तो लगाना पड़ेगा। तो बताइए जो मुख्य फोकस है उसको किसको, तो फादर वाला एफ से यानी बड़ा एफ, और जो फोकस दूरी है उनको फूफा जी वाला एफ से यानी छोटा एफ हो जाएगा, ट्रिक समझने के लेकर। तो देखिए फोकस दूरी का संकेत हमारा क्या होता है, ये छोटा वाला एफ। किसी से बाहर बोल मत दीजिएगा कि फूफा वाला, तो कहेगा ये क्या बोल रहा है जी, ये सब मत कहिएगा, ये मन में हम लोग अपना बात है ये सब ना। देखिए तो ये तो हो गया हमारा बात कि ध्रुव और फोकस की, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी।
इसका देखिए अपना खुद का नाम भी एक अलग है, इसे हम लोग चाहेंगे तो अलग नाम से क्या पुकारेंगे, फुक्सांतर इसको कहते हैं, फुक्सांतर। इसका एक अपना अलग नाम भी है, क्या, फुक्सांतर। किसका अलग नाम है, फोकस दूरी का। तो हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि फोकस दूरी को फुक्सांतर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मुख्य फोकस था और क्या फोकस दूरी, ये दोनों अवतल दर्पण में समाप्त हुए। अब हम अपना किस में चलते हैं, उत्तल दर्पण में। ओके, तो अगर आप लोगों को इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप भाई कमेंट कर सकते हैं। और इसमें हमको लग रहा है कि चीज़ें तो हम समझाते हुए चल रहे हैं। अब आपका मेहनत और हमारा मेहनत, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों हाथ से बजेगी। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी करेंगे, तब चीज़ें क्लियर होगा। अभी ना कि एक आदमी इसमें ढीलापन करें फिर पढ़ाई सही ढंग से नहीं होगा। हमारा ध्यान मेन होना चाहिए कहाँ, अपने लक्ष्य पर, यानी कि हमारा एग्जाम पर, तब जाके चीज़ें हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं उत्तल दर्पण में। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग डाल लिए उत्तल दर्पण में, आप लोग भी हेडिंग डालेंगे। किसमें पढ़ने वाले अब हम लोग, उत्तल दर्पण में। तो देखिए पहला हमारा पढ़ना क्या है, मुख्य फोकस। फिर से लिख देते हैं चीज़ों को, अभी फिलहाल में ही लिखें और फिर से दोबारा लिख देते हैं मुख्य फोकस। लेकिन अब देखिए मुख्य फोकस जो हम पढ़ने जा रहे हैं किस में, उत्तल दर्पण में। तो यहाँ हमें चित्र ड्रॉ करना होगा, किसका, उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का चित्र ऐसे बनता है, पेंट हमारा इसका कहाँ रहता है, अंदर की तरफ रहेगा। इस तरह से इसका नाम देना हो, दे दीजिए MM-। अब इसका अपना खुद का क्या है, पद है, एगो हमारा खुद का इसका पद है मुख्य अक्ष। ठीक है, अब कहेंगे सर ये मुख्य अक्ष को इतना बड़ा क्यों बना दिए, पीछे तो बड़ा नहीं बनाए थे। ये जो अवतल दर्पण है ना, सॉरी उत्तल दर्पण जो है, इसका परावर्तक सतह सामने है। तो हम कोई भी वस्तु रखेंगे तो पीछे तो नहीं ना रखेंगे जी, कहाँ रखेंगे, सामने रखेंगे। और सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको रखने के लिए अक्ष चाहिए, कोई जगह चाहिए, तो उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। अब इसके यहाँ पर क्या होंगे, इसका यहाँ पर ध्रुव होंगे और इसके सामने इधर इसका सेंटर होगा। ठीक, अब देखिए मुख्य फोकस को परिभाषित करने चले तो इसमें भी वैसे ही किरण आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगी। लेकिन अब इसमें काम क्या हो रहा है, देखिए जैसे ये भी गया समांतर मुख्य अक्ष के, और इधरों से चाहेंगे तो ले जाएंगे। अच्छा लगने के लिए हम ऊपर नीचे बना दे रहे हैं, अगर आपका इच्छा है तो आप एक ही तरफ बना सकते हैं ना, उसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। चलिए देखिए ऊपर से भी किरण लेके चले गए और नीचे से भी, ये जो भी किरणें जा रही हैं कैसे जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, इस बात का ख्याल रखना है। अब टेढ़ी मेढ़ी नहीं ले जाइएगा ना, तो ये दर्पण उसको समझ नहीं पाएगा। और प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन कर रही है। ठीक है, अब देखिए इस दर्पण के अंदर क्या खूबी है कि ये किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता नहीं है, उनको फैला देता है, कन्वर्ज कर देता है। मतलब ये अपसारी माने किरणों को फैला देगा। हम लोग पीछे पढ़े होंगे जरूर लेक्चर में अवतल उत्तल का उपयोग में कि क्या करता है किरणों को। तो अब करेगा क्या, जैसे ही ये किरण आया इस पर टकराया तो ये किरणों को करेगा क्या, ये इसको भगा देगा, होने जाओ जी, क्योंकि भैया ये परावर्तक सतह है ना इसका। अब दर्पण के छेद के नहीं ना जाएगा उधर, तो ये इधर भाग गया। उसी तरह ये भी है, ये भी इधर भाग जाएगा। लो भगाओ, नीचे वाले हैं इहो कहें कि तुम भी भाग जाओ भैया, क्योंकि इसका नाम है अपसारी, फैलाने वाला। इसको भी कहा कि तुम भी भागो है ने। अब तो कहीं ना कहीं इसका मुख्य फोकस बना नहीं, पीछे तो अवतल में क्या था कि एक बिंदु पर मिल रहा था। तो अब बताइए कि इसका तो किरणें जेने के तेने भाग गई, तो मुख्य फोकस बना कहाँ। अब इस कंडीशन में हमको थोड़ा मानना पड़ेगा चीजें काल्पनिक रूप में। ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, लेकिन काल्पनिक रूप में बन रहा है। अब कैसे काल्पनिक में, देखिए इन किरणों को हल्का पीछे की अगर हम कल्पना में बढ़ाएं तो क्या ये पीछे की ओर कल्पना में बढ़ाने पर जाएंगी, कहीं यहाँ पर मुख्य अक्ष पे कहीं काटेंगी। उसी तरह ये भी है, कहीं पीछे कल्पना करिए तो काटेंगी।
कहेंगे सर अब कल्पना क्यों कर रहे हैं? तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर मुख्य फोकस बना ही नहीं, तो अब नहीं बना तो पढ़ना छोड़ दें, कल्पना करके पढ़ाई किया जाए। और रियलिटी में इसमें काल्पनिक ही चीज़ें ज़्यादा होती है उत्तल में, ठीक है ना। इसको भी ले जाएं, ये हो जाएगा एक बिंदु पर, ये भी जाएंगे भाई साहब एक बिंदु पर। अब ये लोग जिस बिंदु पर गए वही बिंदु इनका क्या बन गया, मुख्य फोकस बन गए, ठीक है। तब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला कि ये तो फोकस जो मुख्य फोकस है ये वास्तविक तो नहीं बना ना, एक काल्पनिक रूप में एक टूटी हुई रेखाओं से ये बना। तो डिफिनेशन हम कैसे देंगे? उत्तल दर्पण में डिफिनेशन देने जा रहे हैं किसका, मुख्य फोकस का। तो बोलेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मतलब किरणें आ रही है तो आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब मिल नहीं रही है, एक प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है कि अच्छा आ रही है, आभासी वर्ड का नाम सुने होंगे। तो मिलती हुई क्या रही है, प्रतीत हो रही है, माने प्रतीत होती है, तो उसे ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, समझा के डिफिनेशन बताइए तो बाउंस कर जाता है नहीं। चलिए एक बार रियलिटी में बोल दे पूरा एक साथ। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ये मेरा रहा डिफिनेशन। इसका भी संकेत तो हमारा सेम है, अब संकेत अगर लिखेंगे नहीं। हाँ, यहाँ पर एक नोट बात करेंगे, नोट वाला बातें हमें करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से नोट वाला बातों से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो क्या बोलेंगे, देखिए उत्तल दर्पण का आप चित्र में देखकर बताइए कि इसका फोकस वास्तविक है कि काल्पनिक है, बताइए। तो जाहिर सी बात है सर, देखने से तो काल्पनिक ही है, क्या रियल है। तो इस बात को नोट में लिख लेंगे कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक बनता है। एक बार और, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक बनता है, इस बात को नोट में लिख लिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है वो दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे है, बताइए इस बात को। तो आप चित्र में देखेंगे तो ये कहाँ लग रहा है, दर्पण के पीछे। इस बात को भी अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। यहाँ से एक बात हमें और भी जानकारी मिल गई। तो इस तरह से हमारा मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में समाप्त हुए। अब हम लिखना चाहेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी तो वही बात है ना जी, फोकस दूरी तो वही बात है हमारा, क्या वही बात है, अरे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप चाहेंगे तो फिर इसमें फोकस दूरी लिख लेंगे, उससे कोई टेंशन नहीं है। मुख्य फोकस का डिफिनेशन बदला, फोकस दूरी बदलने वाला नहीं है, डिफिनेशन सेम रहेगा। लेकिन हम आगे जब पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी तो उसमें फोकस का चिन्ह क्या होगा, ये फोकस दूरी का चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस, किसी का प्लस हो जाएगा किसी का माइनस। तो हम चिन्ह परिपाटी जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे ना। तो अभी हमारा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस समाप्त हुए। अब फोकस दूरी आपको लिखना होगा तो खुद से इसमें लिख लेंगे, वही बात जो पीछे लिखे हैं। तो इस तरह से हमारा एक अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और फोकस दूरी समाप्त हुए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका हमारा नाम क्या है, सुनिए बोलते हैं। उसका नाम है कि जो ये फोकस दूरी है, चाहे वो अवतल दर्पण का हो और चाहे वो उत्तल दर्पण का हो, फोकस दूरी और इन दर्पणों में अपना क्या बनता है, वक्रता त्रिज्या भी बनता है भाई। तो हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध की बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में
देखिए ना, दोनों के नाम लेके गोलीय बोल दे क्या, ताकि अच्छा लगेगा। और जब पढ़ेंगे तो हम एक एक का नाम लिख लेंगे। अभी हम बोल देते हैं गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, क्योंकि ये फोकस दूरी दोनों दर्पण के लिए मिला दिए तो बन गया गोलीय दर्पण। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, इनकी स्टडी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए हेडिंग डाला जाए इस बात का, इनकी स्टडी के लिए, और एग्जाम में काफी पूछता है ना, तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए हम लोग का जो ये टॉपिक था अभी जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसको फोकस दूरी पढ़ेंगे, और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इसी पर हम लोग अपना स्टडी करेंगे। अब तो इसको यहाँ ही हम लिखे हुए हैं, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर हमें रिलेशन बिटवीन आर नहीं पढ़ना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो हमारा जो टॉपिक है इसका एक बार नाम को रिपीट किया जाए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। आप चाहेंगे तो यहाँ पर एफ को ये सबको हटा के हिंदी में लिख सकते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट लिखने के लिए इस तरह का वर्ड का प्रयोग कर लिए हैं। तो देखिए अब इसमें ये होता क्या है, गोलीय दर्पण की बात किया है, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल के लिए ये संबंध जो हम पढ़ने वाले हैं, ये अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण में। लेकिन जब आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ दो भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक बार अवतल के लिए और एक बार उत्तल के लिए। तो देखिए ये होता क्या है, बातें समझा जाए। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, मतलब बाउंस किया। पहले ही समझिए, मान लीजिए कि राम है, एक लड़का है और एक है श्याम। ये अगर कॉम्बिनेशन समझेंगे तो ये तुरंत हमें समझ में आ जाएगा। तो राम के पास मान लीजिए मेहनत करता है और राम कमाता है 50 रुपया, और श्याम जो है वो कमाता है 100 रुपया, ठीक है। अब कोई पूछा, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई श्याम और राम दोनों से, मान लीजिए कोई मोहन व्यक्ति है, पूछा कि बताओ श्याम, राम की कमाई कितनी होती है। चाहे अगर इसे ना पूछे तो इसे पूछे, क्योंकि यहाँ पर है ना, इसका मेन देखना है। राम से पूछा कि राम बताओ तो तुम्हारी कमाई रोज की कितनी होती है, तो पूछेगा कि किसके तुलना में भैया, तो तुम तो दोनों लोग दोस्त हो जाते हो, मान लीजिए काम करने, एक का कमाई 100 है, एक का कमाई 50। ये बात अभी जो पूछ रहा है वो नहीं जान रहा है। लेकिन देखिए राम कह दिया ना कि मेरी जो कमाई है ना श्याम की कमाई की आधी होती है। सुनिए, राम ने क्या कहा कि मेरी जो कमाई है वो श्याम की कमाई से आधी होती है। तो अब क्या हुआ, वो व्यक्ति पूछ दिया कि श्याम कितना कमाता है, तो वो बोल दिया कि श्याम 100 रुपये कमाता है। तो अब बताइए कि जो पूछ रहा है वो व्यक्ति इनसे पूछेगा क्या कि कितना कमाते हैं, वो जान नहीं जाएगा कि जब वो 100 रुपये कमाता है आई आधा कमाता है, इसका मतलब कितना कमाता होगा, 50 रुपया। तो वही बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी। यानी कि अगर वक्रता त्रिज्या के पास 100 है तो इसके पास कितना है, 50 है। तो इसी बात को हम बोल रहे हैं, इसी बात को हम लिख सकते हैं। लिखना होगा तो लिख लीजिए, बोलते हैं, लिखिए, बोल रहे हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये पूरा बात आप एक हिंदी में लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम संक्षेप में लिखना चाहेंगे, और एकदम बिल्कुल मस्त है जी, भारी नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे। एक बात लिख लेना ही वाला, इस तरह से कोड भाषा है, समझ लीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अब हम अर्थात में लिख सकते हैं ऊपर वाले बात को जो लंबा चौड़ा लिखे हैं, अर्थात
अर्थात में चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर किसके आदि होती है, वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या। और आधी का मतलब क्या होता है, बटा में 2, आधी का मतलब होता है बटा में क्या, 2, इस तरह से तब जाके चीजें आधा होता है। आधा का मतलब ही होगा 2 भाग में बांटी है। तो यही वाले बात को यहाँ पर हमें बोलना था। अब इसको देखकर क्या बोलेंगे, फोकस की दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये बात किस में बोलना है, गोलीय दर्पण में। और ये बात हम बोल रहे थे। आइए इसको हम थोड़ा और छोटा करते हैं संकेत का प्रयोग करके। फोकस दूरी का संकेत क्या होता है, स्मॉल एफ, फूफाजी वाला एफ। वक्रता त्रिज्या का जो संकेत होता है बड़ा आर, और ये बाटे में कितना 2। तो हमारे यहाँ से एक फार्मूला भी निर्माण हो गया, क्या हो गया, एफ बराबर आर बटे 2। या चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हमारा मान लीजिए कि एफ बराबर ना पूछ के कोई पूछेगा आर बराबर क्या हुआ, तो भैया आर अगर अकेले किया जाए तो ये भागवाला मन कहाँ चल जाएगा, गुणा में। ये जो 2 है ये भागवाला मन कहाँ चल जाएगा, गुणा में। तो इस बात के लिए यहाँ में हम क्या लिख दें, आर बराबर 2f, ये भी हो जाएगा मेरा। यहाँ से एक और फार्मूला निर्माण बन गया। तो हम 2 बार बातों को कह सकते हैं, या तो कहेंगे f बराबर सूत्र क्या होता है, तो r बटे 2। अब कोई कह देगा कि r बराबर सूत्र बताइए, तो 2f। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि बताइए f क्या है, तो f हमारा फोकस दूरी है। किसकी फोकस दूरी, अभी कहेंगे गोलीय दर्पण की। हाँ आगे हमारा जब बंटेगा तो उनमें कह सकते हैं अवतल उत्तल, लेकिन अभी हमें किसको कहना होगा, गोलीय दर्पण की। दूसरी बात, आर क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। ये भी वक्रता त्रिज्या किसकी है, गोलीय दर्पण की। तो इस तरह से हमारा जो संबंध हुआ ये क्या हुआ, समझ गए। इन संबंधों पर हमारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इन संबंधों पर हमारे क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल। तो आप चाहेंगे तो न्यूमेरिकल को भी 1-2 इस पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अब इस पर हम न्यूमेरिकल बनाएं। उसके बाद न्यूमेरिकल को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर एगो खाली 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, 1 या 2 एग्जाम्पल लिख लेंगे। नहीं तो सुनिए ना, एक बात बताते हैं, अभी इस फार्मूला को हमें सिद्ध करना होगा। एग्जाम में हमारे 5 नंबर के आते हैं कि बताइए तो f बराबर r/2 कैसे आया, सिद्ध करिए। आता है व्यंजक, उसको बोलते हैं व्यंजक। सूत्र को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, व्यंजक बोलते हैं। तो 5 नंबर क्या आ जाएगा कि f बराबर r/2 सिद्ध करिए। लेकिन वहां पर गोलीय दर्पण ना पूछकर ऐसे भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करिए, कह देगा उत्तल दर्पण में सिद्ध करिए। तो देखिए अवतल में सिद्ध करेंगे तो f बराबर r/2 आएगा, और उत्तल में करेंगे तो f बराबर r/2 आएगा। तो सर दोनों में अंतर क्या है, अंतर उसके फिगर का है, और उसके अंदर जो बनाएंगे हम कार्य करेंगे वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो हम सोच रहे हैं ना कि ज़्यादातर एग्जाम में हमारे क्या अवतल पे आते हैं, अगर उत्तल पे भी आएंगे तो उसी का लेवल से हम बना लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा भास्ट बातें नहीं है। तो देखिए हम सोच रहे हैं कि हम एगो अवतल में सिद्ध कर देते हैं, और आप लोग उत्तल में कोशिश करेंगे कि हम खुद से करें, और आप हेल्प ले सकते हैं बुक का भी थोड़ा बहुत। लेकिन जो मेन मेरा मकसद है एग्जाम का लेवल का लेकर, हम एक अवतल में क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। अब सर दोनों सिद्ध करिए, फिर ये थोड़ा लंबा जाता है इसका प्रोसेस, तो टाइमिंग लगता है ना। तो देखिए पहले हम फार्मूला को सिद्ध करें और उसके बाद इस पर आधारित न्यूमेरिकल को बना लेंगे, क्या सही रहेगा। पहले ये बेसिक जानकारी अपने कॉपी पर उतार लेंगे, फिर हम एक हेडिंग डाल लेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और वहाँ से हम सिद्ध करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक वही होगा, तब तक के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके।